मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू इम्तिहान होता है। लड़ने वालों को मिलती है जहाँ, और डरने वालों को कुछ भी जीवन में मिलता नहीं यहाँ। जी हाँ, तो हम बातचीत कर रहे हैं खास अतिथि से। ऑनर्ड पर्सनालिटी ने एक नए चेहरे को आप तक पहुँचाया है, जिनका नाम है रेखा शर्मा। किसी पहचान की मोहताज नहीं है और नेशनल वुमेन कमीशन के लिए लगातार काम कर रही हैं। एक सशक्त और जुझारू महिला हैं और देश के महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए लगातार काम कर रही हैं। तो आज हम उनसे आपको मिलवा रहे हैं और उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वागत है मैम। नमस्कार। कहते हैं कि आपने महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान के लिए आपने बहुत काम किया है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? बचपन में जब मैं छोटी थी तो तब से मुझे लगता है कि मैं खुद को भी पहचान गई थी कि मुझे कुछ अलग करना है और महिलाओं के लिए इसलिए करना है क्योंकि उस वक्त भी जिस प्रकार से मैं समाज में देखती थी, किस तरह से मेरे आसपास महिलाओं को या बच्चियों को इनफैक्ट कैसे ट्रीट करते थे। मेरी फ्रेंड्स के फैमिलीज़ भी अकेले जाने नहीं देना, कहीं ना कहीं उनको मुझ पे विश्वास होता था कि मैं हूँ साथ तो भेज देते थे, नहीं तो भेजते नहीं थे। लड़कियों को अलग से ट्रीट करना, तो मेरा यही था कि चेंज लेके आना है समाज में कुछ। और इसी कारण से मैं राजनीति में भी आई कि जब तक आप इसका हिस्सा नहीं बनते, आप चेंज मेकर्स का हिस्सा नहीं बनते, तब तक आप चेंज नहीं कर सकते, सोच में भी और प्रावधानों में भी। मैम, चेंज मेकर की जब बात होती है, किस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है? आपने तमाम पिछले कई वर्षों से एक अध्यक्ष के तौर पे काम किया है। किस तरह की मूल समस्याएं हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं? सबसे बड़ी जो, अगर मैं चेंज मेकर की बात करूं और महिलाओं के लिए चेंज क्या होना चाहिए, तो लेट मी टेल यू दैट हमारा एक कंट्री ऐसा था, भारत देश एक ऐसा देश है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही हमें कॉन्स्टिट्यूशनली सारे इक्वल राइट्स हैं। फिर भी आज तक हम क्यों जूझ रहे हैं और ये बात करने की ज़रूरत भी क्यों पड़ रही है कि महिलाओं को अभी सशक्त करना है या महिलाओं को अधिकार देने हैं। अधिकार तो दिए हैं, लेकिन समाज में जो सोच है, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई जो है समाज की सोच को बदलने की है। और समाज में हम सब आते हैं, हमारी फैमिलीज आती हैं, तो परिवारों की सोच बदले, अपने से शुरू करें और फिर मुझे लगता है तब जो भी अधिकार महिलाओं के हैं, दिए गए नहीं हैं, उनके हैं, वो उनका फ़ायदा उठा सकती हैं। इक्वल राइट्स की बात करते हैं हम लोग, और हम ये भी नहीं कहते महिलाओं को कुछ ज़्यादा मिले, इक्वल मिले जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए लड़ रहे हैं। और अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, जिस तरह NCW प्रॉब्लम्स देखता है, तो बाहर से वो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, रेप केसेस हो, प्रताड़ना हो महिलाओं को किसी भी प्रकार का, वो सब परिवारों से शुरू होता है। और सबसे ज़्यादा केस अगर मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं तो वो परिवार ही तो है जो तंग करता है। तो हम फिर पुलिस को, हम लीडर्स को, हम पॉलिटिक्स को हम गालियाँ देते हैं, लेकिन परिवार को बदल नहीं पाए। तो पुलिस तब काम करती है जब कोई घटना घट जाती है, लेकिन घटना ना घटे उसके कारण जिम्मेवारी सारी परिवार पे है। आप कैसे पालते हो अपनी बच्ची को, आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग करते हो कि वो अपनी बैटल खुद लड़ सके या नहीं लड़ सके, आप उसको सारे अधिकार देते हो या नहीं देते, ये सब भरे। और आप किस नज़रिए से देखते हो? अगर आप रेप केसेस आज देखें तो अधिक से अधिक रेप जो है परिवारों के बीच में होते हैं। या तो कोई ना कोई संबंधी होगा, ना कोई रिश्तेदार होगा, बच्ची है तो कोई फ्रेंड, फादर, इवन फादर इन लॉ, सभी के सभी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप कैसे उसको मतलब बाहर तो सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हो, घर के अंदर सुरक्षा कैसे प्रोवाइड? तो ये समाज की जो सोच है अगर बदलेगी, मुझे लगता है हमें जितने अधिकार दिए हैं हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, तो एक सशक्त महिला हस्ताक्षर के तौर पे हम सुश्री रेखा शर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं, लगातार इनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष के तौर पे कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? देखिए, 50% जो हमारी जनसंख्या है, मेरी जिम्मेवारी उनकी है, तो जाहिर है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और केवल ये नहीं कि मैं उनकी समस्याएं सुनूं, समस्याएं ना आए मैं उनको इसके लिए तैयार करूं। तो जब से मैं बनी हूं यहाँ पे चेयरपर्सन, मैंने एक काम करने का जो तरीका होता है सब बदल दिया। एक तो क्विक एक्शन होना चाहिए, ये नहीं है कि फाइलों पे काम करते रहो। तो मेरा ऑफिस है, जो आप फ़ोन पे अगर प्रॉब्लम है
तो फ़ोन से जुड़ा है सबके साथ। जब हमने 24 घंटे की हेल्पलाइन चलाई तो आप समझिए कि हम रोज़ के जो केसेस होते हैं SOS, उनको भी रोज़ के रोज़ ख़त्म भी करते हैं, हेल्प भी पहुंचाते हैं। ऐसे ही उनको कैसे हम एम्पावर करें, चाहे वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, तो कैसे वो जॉब्स में आगे बढ़ें या एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आगे बढ़ें, अपने बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। हम ये सारी ट्रेनिंग महिलाओं को IIM से शुरू करते हैं, वहाँ से हमने शुरू करी उनकी ट्रेनिंग। अब हम किसानों के लिए, कई किसान महिलाओं के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, तो ग्रामीण स्तर पर भी महिलाएं कैसे सशक्त हों, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि लखपति दीदीज होनी चाहिए, जब तक हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे तब तक हम फिर लखपति दीदी नहीं बना सकते। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य हमारे कमीशन में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इवन स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, वो कैसे रेज्यूमे लिखें, कैसे इंटरव्यू में पेश आएँ, बॉडी लैंग्वेज क्या हो उनकी जब वो इंटरव्यू में जाए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा मध्यम वर्ग की जो बच्चियां हैं उनके इतनी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने लिए, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है अगर कॉन्शियस है तो। ये छोटी छोटी चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं। पूरे देश भर में हम कॉलेजेस तक पहुँचे कि बच्चियों को ये एक दिन का ये ट्रेनिंग दे। छोटे छोटे कार्यक्रम मैं इस प्रकार के बनाती रहे। डिजिटली एम्पावर कैसे किया जाए बच्चियों को, सब फ़ोन यूज़ करते हैं लेकिन सेफ़ कैसे रहा जाए फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे कैसे सेफ़ रहा जाए। तो ये सारी चीज़ें हम 6 लाख बच्चियों को ट्रेन कर चुके हैं पूरे देश भर में, डिजिटली एम्पावर कर चुके हैं। अब इस साल का हमारा टारगेट है कि हम 60,000 महिलाएं, बच्चियां उनको ट्रेन करें। दोनों तरफ उस डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा कैसे उठाएं अपनी लाइफ में, और कॉशियस कैसे रहें। अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखें तो साइबर क्राइम बहुत बड़ा क्राइम है, जो फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड भी होता है तो महिलाएं ज़्यादा टारगेट होती हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती हैं अगर सोशल मीडिया पे, तो महिलाएं और बच्चियां होती हैं। तो इसके ऊपर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल। जी मैम, ने जेल के लिए आपने बहुत काम किया है, कारावासों में आपने बहुत सुविधा पहुंचाई है महिलाओं के लिए, महिला कैदियों के लिए ख़ास तौर से। क्या कुछ किया है आपने, ज़रा उस बारे में बताएं। मैं जब मेंबर थी तो तब से मैंने विज़िट शुरू करी जेल्स में। एक चीज़ मैंने जो नोटिस की कि जब एक महिला जेल में जाती है, चाहे वो अभी अंडर ट्रायल है, अभी कोर्ट ने जजमेंट नहीं दी है कि वो क्रिमिनल है, लेकिन जैसे ही वो जेल में जाती है उसकी लाइफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक पुरुष होते हैं वो जाते हैं, चाहे क्रिमिनल घोषित भी कर दिए गए हों, परिवार बाहर खड़ा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है उसका कि कब निकलेगा। महिलाओं का परिवार एकदम ख़त्म हो जाता है। अगर उसका हस्बैंड है तो वो इमीडिएटली दूसरी शादी कर लेगा, बच्चों को काट देगा, अपनी माँ से मिलने नहीं देगा। इवन माँ बाप कहते हैं कि तुम हमारे लिए मर गई। तो उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। और अगर गरीब है तो दो लीगल एड फ्री है हमारे देश में महिलाओं के लिए, लेकिन उस टाइम देखा गया कि क्वालिटी ऑफ लीगल एड जो चल रही थी वो बहुत पुअर थी। वो जो एडवोकेट्स थे, जो काउंसिल थे, वो जाकर मिलते भी नहीं थे महिलाओं को। तो इतना ज़्यादा मैंने उनके अंदर दुख देखा। चाहे आप क्लीनलीनेस को देख लें, चाहे सैनिटरी पैड्स को देख लें कि आप 6 ही देंगे महीने में, और कुछ जेल्स ओवर क्राउडेड। अगर वेस्ट बंगाल की जेल्स में गई तो ओवर क्राउडेड जेल्स, अगर वो जेल बनी है 100 के लिए तो 300 महिलाएं उसमें हैं। तो मतलब आप मूव भी नहीं कर सकते, ऐसे सोती थी वो कि एक जगह से मूव भी नहीं कर सकती थी। अमानवीय स्थिति थी। हाँ, बहुत बुरी हालत थी। तो हमने धीरे धीरे फिर वो सारे पॉइंट्स नोटिस किए, उनके साथ मीटिंग्स की, वो हमने एक्शन टेकन के लिए भेजे, ना केवल वहाँ होम मिनिस्ट्री में भी यहाँ भेजे, और फिर उनसे अपडेट लेते रहे कि इस पॉइंट पे क्या चेंज हुआ, इस पॉइंट पे क्या चेंज हुआ, और आज तक कर रहे हैं। और फिर नहीं, ये हमने लगातार ये बना लिया कि विजिट्स होनी ही चाहिए, और हर साल जाते रहे मेरे मेंबर्स भी, मैं भी। और अगर मैं किसी स्टेट में किसी भी काम के लिए हूँ तो मैं एक वो बनाती हूँ कि जेल विज़िट, अगर मेरे पास 1 घंटा है तो मैं जेल विज़िट कर लूँगी। और अगर अचानक करो तो
पता चलता है, नहीं तो वो सफाई हो जाएगी, टॉयलेट की सफाई हो जाएगी और सब कुछ, लेकिन जब बिना आप घोषित करे जाओ कि मैं आ रही हूँ ये ना बताओ, तो फिर आप देख सकते हो कि क्या स्थिति है। स्थिति है। जेल्स ही नहीं, फिर उसके बाद हमने जैसे मेंटल असाइलम्स पे मैंने बहुत काम किया, शेल्टर होम्स पे बहुत किया। मेंटल असाइलम में भी वही स्थिति है कि एक बार बच्ची चली जाए या महिला चली जाए तो उसे वापस परिवार नहीं लेता। तो हमने हाफ वे होम की बात करी कि यहाँ से ठीक होने के बाद एक होम होना चाहिए, और ये रिपोर्ट्स हमारी जारी हुई हैं, ये रिपोर्ट्स बनाई है हमने, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया है इन सब चीज़ों का, ताकि आने वाले टाइम में भी जो भी आए यहाँ पर उसके लिए ईजी हो कि किस पे काम करना है। तो और NCW अध्यक्ष, आपने रेप विक्टिम्स के लिए काफ़ी काम किया है मुझे लगता है, उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, उनको आवासीय सुविधा और समाज से पुनः कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जाए? रेप जो है महिला की गलती नहीं होती जी, और वो जिसका रेप हुआ है हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो मतलब ज़िंदगी भर के लिए वो अब ख़त्म हो गई उसकी लाइफ, जो हमारे देश में ये जोड़ा जाता है कि इज्जत लुट गई। तो सबसे पहले महिलाओं को हमने ये, बच्चियों को या महिलाओं को ये कहा कि इज्जत तुम्हारी नहीं लुटती है, इज्जत लुटती है जिसने किया है रेप, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें ट्रॉमा आता है, सबसे पहले तो ट्रॉमा है, तो ट्रॉमा के लिए फिज़िकल ट्रॉमा और मेंटल ट्रॉमा दोनों हैं। उसके लिए डॉक्टर्स की व्यवस्था करना और काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और लगातार काउंसलिंग। ऐसा नहीं होता कि 4 सेशन दे दिए काउंसलिंग के और ख़त्म हो गया। आपको लगातार उस बच्ची की या महिला की काउंसलिंग करनी होती है। उसको रिहैबिलिटेट परिवार कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उनके लिए एक रेप विक्टिम के लिए एक शेल्टर होम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये परिवार, चाहे वो हस्बैंड है या परिवार है, माँ बाप हैं, उसको हमेशा अगर ये टिकटिकाते रहेंगे कि तेरा रेप हुआ, तो वो अपनी लाइफ दोबारा से जी नहीं सकेगी। तो उसको उस चीज़ से अलग करना है। इट वॉज अ बैड इंसिडेंट इन योर लाइफ, नाउ मूव ओवर। यू शुड नॉट बी रिमेंबरिंग ऑल द टाइम कि ये मेरे साथ हुआ है। तो उसके लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल फैमिली अगर क्रिएट कर सके, जैसे जी रहे थे वैसे ही जिए। जो लीगल वो है कि पुलिस के कार्रवाई होनी चाहिए, वो अलग चलती रहे। इनफैक्ट मैं डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम या जो कहती हैं कि हमारा डिवोर्स चल रहा है, मुझे बदला लेना है, मैं उनको भी यही कहती हूँ, बदले के लिए लाइफ ख़त्म मत कर दो, लाइफ नॉर्मल जियो। लेकिन हाँ, जो आपके चल रहे हैं केसेस, जो आप वो नॉर्मल एक तरफ चलने दो, लेकिन दूसरी तरफ आपकी लाइफ नॉर्मल होनी बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी डूइंग योर वर्क, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अचीव समथिंग। और वो जो आदमी है जिसने आपका रेप किया किसी भी वजह से, उसकी सबसे बड़ी सजा है ये है कि आप अपने पाँव पे खड़े हो, आप डर नहीं रहे हो, आप और आगे निकल रहे हो जिंदगी में। तो फिर वो उसको, मुझे लगता है उसको थप्पड़ पड़ेगा एक, कि वो जो भी उसने किया है वो कुछ उसमें उसकी वो उसकी नेगेटिव असर नहीं हुआ उस महिला के ऊपर। और जहाँ तक पुलिस का रवैया है, मैंने अभी एक छोटी सी एक गाइडलाइन बनाई है, हाउ टू ट्रीट रेप विक्टिम्स और हाउ टू इन्वेस्टिगेट रेप इंसिडेंट्स। आप उसको देखोगे तो वो मेरी जो भी इंक्वायरीज हुई हैं उसका एक पूरा वो है, सार है उसमें। और जो मैंने देखा है कि पुलिस कैसे ट्रीट करती है और नहीं करना चाहिए, या बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, फॉरेंसिक साइंस कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो सबको लेके किया। और मुझे अच्छा लग रहा है जब हमने डीजीज़ वगैरह को भेजी तो सभी प्रदेशों से अब आ रहा है कि हमें और कॉपीज़ भेजिए और इसको दूसरी लैंग्वेजेस में बना के भेजिए। तो इसका मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, सीनियर ऑफिसर्स की भी वो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उसको कंपाइल नहीं किया गया था, तो मैंने कंपाइल किया है वो। इट्स अ बिग अचीवमेंट जी। जब हम देश में पुलिसिंग की बात करते हैं, महिला उत्पीड़न की बात करते हैं और संवेदनशील मुद्दों की बात करते हैं, तब पुलिसिंग यानी पुलिस का रवैया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैम, आपने पुलिसिंग के लिए भी कुछ काम किया है मुझे लगता है, कैसे मनोवैज्ञानिक तौर पे उनको जोड़ा जाए समस्याओं से और टैकल करने से, तो उसको लेकर कुछ बताएं। जब NCW में मैं आई तो मैंने जो केसेस का नंबर्स देखे तो डोमेस्टिक वायलेंस नंबर 1 था, तो सेकंड नंबर पे था पुलिस एपैथी, कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है जी हमें। तो जो भी आप मेरा काम देखेंगे उस काम में मैंने ये देखा कि हम वो समस्या हो ना, ऐसा क्या करें।
तो पुलिस एपथी ना हो, तो क्योंकि हमें पुलिस से ही काम कराना है इवन हमारे पास आएगी तो हमें पुलिस से ही काम कराना है। तो अगर पुलिस सेंसिटाइज नहीं है महिलाओं की तो हमने उनका जेंडर सेंसिटाइजेशन शुरू किया, और ये कार्यक्रम मैंने एज मेंबर होते हुए मैंने शुरू किया था, ये मेरा इनिशिएटिव एज अ मेंबर था। फिर हमने इसको BPRND के साथ स्केल अप किया कि उनके साथ करें। अब हम दोबारा से NCW के इन हाउस काउंसलर्स को हमने तैयार किया है कि वो सेंसिटाइज करें जाके। इनफैक्ट आपको हैरानगी होगी कि मैं बाहर काम करने के साथ साथ कैपेसिटी बिल्ड अंदर भी करती हूँ ऑफिस की, कि ये लोग वही काम ना करते रहें जो कि फाइलें, तो वो किस प्रकार बोलेंगे। मैं खुद बैठकर उनकी क्लास लेती हूँ कि अब जेंडर सेंसिटाइजेशन पे तुमको ये सब्जेक्ट पे बोलना है या तुमको, सो आई नो कि वो कौन से सब्जेक्ट पे मेरे ऑफिस में कौन अच्छा बोल सकता है। हम बाहर से लेके आए लोग, इससे अच्छा हम इन हाउस बच्चों को तैयार करें, उनकी कैपेसिटी और उनको अपना भरोसा भी होता है हम कि हम नया काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग खुद जाकर, जैसे जो अभी मैं पीछे 3-4 जगह गई हूँ, तो वो हम यही कर रहे थे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में, जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं या कोई नई भर्ती है, तो उनको वहीं पे अगर हम सेंसिटाइज कर दें, तो जब वो बाहर निकलते हैं एकेडमी से, तो उनको पता है कि महिलाओं के साथ कैसे ट्रीट करना है, हमें कैसे करना है, बातचीत कैसे करना है। तो अब ये हमारा बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस है इसकी भी पुलिस के बीच में, और खुद लिख के भेजते हैं पुलिस वाले कि हमारी लोगों की जेंडर सेंसिटाइज करो। इट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस, वी कैनॉट डू वन program and stop it because people will change in the academy, so we have to do it again and again. तो वो हम बार बार and that's the need of the society also. जी।